हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी इन रेलवे एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम देखने वाले हैं भारत के सभी पर्वतों को जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। वही हम पर्वत देखेंगे और लास्ट में हम एक टेस्ट भी लगाएंगे जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन भारत के पर्वतों के टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। भारत के सभी पर्वतों को मैं अनेक प्रकार के मैप के द्वारा उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के साथ आपको अच्छे से बताऊंगा, जिससे कि लंबे समय तक आपके दिमाग में इनकी इमेज बनी रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिलते रहते हैं और जो भी वीडियो से संबंधित जानकारी देनी होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ। इसमें लाइव क्लास लेते हुए अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए लाइव टेस्ट और क्विज आपको देने को मिलेंगे। इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस स्तर की आपकी तैयारी होती जा रही है ये आपको टेस्ट और क्विज देने के बाद पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लेक्चर आप एक ही बार दे सकते हैं, किसी भी लेक्चर को आप कितनी बार दे सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। और कितने भी टीचर का वो लेक्चर आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैथ का किसी एक टॉपिक का लेक्चर आपको एक टीचर का समझ में नहीं आता है तो उसी टॉपिक का लेक्चर आप दूसरे टीचर का देख सकते हैं। उनका भी समझ में नहीं आता है तो उसी टॉपिक का लेक्चर आप तीसरे टीचर का देख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए अनअकैडमी पर जितने भी टीचर आपके कोर्स से संबंधित जुड़े होंगे सभी का लेक्चर आपके लिए अवेलेबल होगा। तो इस प्रकार से अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। और यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम की कोर्स को खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं और पा सकते हैं यहाँ पर पूरे 10% का डिस्काउंट। जैसे कि देखिए आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए 12 मंथ की आपकी फीस होगी 6,500 रुपये। ठीक है। और यदि आप इसमें मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद आपकी 12 मंथ की फीस हो जाएगी या एक साल की फीस हो जाएगी 5,850 रुपये मात्र। ठीक है। पूरे एक साल की फीस 5,850 रुपये हो जाएगी डिस्काउंट के बाद। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है या 2 साल का टारगेट है पूरे, तो 2 साल के लिए आपकी फ़ीस है 7,800 रुपये। इसमें भी यदि आप मेरा SHAM कोड का यूज़ करते हो तो इसमें भी आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट के बाद आपकी 2 साल की फ़ीस हो जाएगी 7,020 रुपये। ठीक है। इस प्रकार से देखिए अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय यदि आप मेरा SHAM कोड का यूज़ करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये मैं सिर्फ एसएससी के कोर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी भी कोर्स को अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय यदि आप मेरा ये कोड SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज के लेक्चर में हमें देखना है भारत के पर्वतों को। तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं भारत के उत्तरी पर्वतों को। हम भारत के उत्तरी क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र के जो पर्वत हैं उनको हम पहले देखते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो पर्वत आते हैं उनको हम पहले देखते हैं। तो चलिए चलते हैं मैप में, उसके बाद हम देखेंगे राजस्थान के पर्वत या फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के पर्वतों को लास्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम उत्तरी भारत के क्षेत्र के पर्वतों से। ठीक है। तो देखिए उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ये नाम आपको याद रखने हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। उत्तरी भारत के पर्वतों को इन 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान देना ठीक से। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो थोड़ा सा डिटेल में जाने से पहले मैं इनको मैप में बता देता हूँ कि मैप में इनकी क्या लोकेशन है, कहाँ पर हैं ये चारों पर्वत। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है ट्रांस हिमालय। ये जो तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं ऊपर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों को मिलाकर बनता है ट्रांस हिमालय। ठीक है। ट्रांस हिमालय। अभी हम दोबारा वापस उसी पर जाएंगे। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय। उसके बाद देखिए ये जो लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय। ठीक है। और उसके बाद देखिए इस लाइन को भी लगाकर ये जो लाइन है ये है लघु हिमालय। लघु हिमालय। ये हो गया लघु हिमालय। और लास्ट में, सबसे लास्ट में यहाँ पर ये जो है ये है शिवालिक हिमालय।
तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था उत्तरी भारत के जो पर्वत हैं उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। चलिए वापस जाते हैं, देखिए यहीं पर आ जाते हैं वापस। पहले हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में जो काल्पनिक सीमा रेखा बनाई गई है, जो काल्पनिक सीमा रेखा है इन दोनों की, वो है ITSZ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ITSZ। इसकी फुल फॉर्म है इंडस सांगपो सिचुअर जोन। तो ये याद रखना है आपको, ITSZ ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो काल्पनिक सीमा रेखा है वो है। उसके बाद देखिए बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो है, यहाँ पर देखिए लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमांचल हिमालय एक ही बात है। अगर एग्जाम में ये कोई सा भी नाम आपको देखने को मिलता है तो वही बात है। ठीक है, लघु, मध्य या हिमांचल हिमालय एक ही बात है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है शिवालिक या बाह्य हिमालय, ये भी एक बात है। ठीक है, तो ITSZ को हमने देख लिया था। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो काल्पनिक सीमा रेखा है वो है MCT। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है MCT। MCT का मतलब है मैन सेंटर थ्रस्ट। और इसी MCT में मतलब बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में झेलम नदी बेसिन है और कश्मीर की घाटी है। ठीक है, कश्मीर की घाटी और झेलम नदी बेसिन इन्हीं दोनों के मध्य में है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में। इसके बाद देखिए लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो काल्पनिक सीमा रेखा है वो है MBF, मैन बाउंड्री फॉल्ट। ये ध्यान रखना है आपको, मैन बाउंड्री फॉल्ट। और इसी MBF में दून घाटी है। ठीक है, उत्तराखंड में दून घाटी इसी MBF में है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में। इसके बाद देखिए शिवालिक हिमालय के बाद में आ जाता है मैदान। यहाँ आ जाता है मैदान। तो मैदान और शिवालिक हिमालय के मध्य में जो काल्पनिक सीमा रेखा है वो है HFF, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, तो ये हमने देखिए थोड़ा सा डिटेल में देख लिया है। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु, फिर शिवालिक। चलिए मैप में आ जाते हैं हम दोबारा। तो यहाँ पर देखिए इनकी लोकेशन मैंने आपको बता दी थी, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा ट्रांस हिमालय। ये देखिए ये जो 3 लाइन है ऊपर, यहाँ पर ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों को मिलाकर बनता है ट्रांस हिमालय। उसके बाद में ये जो लंबी लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये है बृहद हिमालय। और उसके बाद यहाँ पर ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लघु हिमालय है। और उसके नीचे यहाँ पर ये है शिवालिक हिमालय। आ जाते हैं देखिए एक एक करके अब इनको देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ये थी ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज, ये सबसे ऊपर ये है काराकोरम। में लिख देता हूं काराकोरम। तो ये है सबसे ऊपर काराकोरम रेंज। इसी काराकोरम रेंज पर पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। तो वो यहाँ पर है लद्दाख में। ठीक है, K2। तो ये काराकोरम पर ही है पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद देखिए ट्रांस हिमालय की यहाँ पर एक श्रेणी आ जाती है जिसका नाम है लद्दाख। ये जो है ये है लद्दाख। तो मैं लिख देता हूं लद्दाख। तो ये है लद्दाख। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नदी है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये जो नदी है ये है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के ऊपर यहाँ पर है लद्दाख। और सिंधु नदी की सहायक नदी उसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ जिसका नाम है श्योक। आपने नाम सुना होगा श्योक, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में यहाँ पर है ये लद्दाख। ठीक है, तो ये हो गया लद्दाख। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है ये है जास्कर रेंज। इसका भी नाम मैं लिख देता हूँ जास्कर। तो ये हो गई जास्कर रेंज। इन तीनों को मिलाकर बनता है ट्रांस हिमालय। ये भारत की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, ट्रांस हिमालय का और भी हिस्सा है लेकिन जो भारत में आती हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये है ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। अब देखिए ये आ गया है बृहद हिमालय। मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ बृहद हिमालय को। ये बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय है ये। ठीक है, यहाँ तक ये ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय है। तो इस पर जो चोटियां हैं, प्रमुख चोटियां हैं, वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। और जो इस पर दर्रे हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम मुख्य रूप से क्या देखेंगे, चोटियां और दर्रे। बृहद हिमालय पर जो चोटियां हैं और जो दर्रे हैं उनको हम देखेंगे। तो इनको हम अगले मैप में देखेंगे। पहले हम
इस मध्य हिमालय को और शिवालिक हिमालय को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है ये मध्य हिमालय है पूरा, ये रेंज भी, और नीचे से यहाँ पर ये जो रेंज है ये भी मध्य हिमालय में आती है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक नीचे तक ये मध्य हिमालय ही है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ये मध्य हिमालय है। तो सबसे पहले मध्य हिमालय में ये जो अलग कलर में ड्रॉ की हुई है ये है पीर पंजाल। पीर पंजाल आपने नाम सुना होगा, पीर पंजाल। उसके बाद देखिए यहाँ पर पीर पंजाल के नीचे यहाँ पर आ जाती है ये जो पर्वत श्रेणी है ये है धौलाधार। ये भी नाम आपको याद रखना है, पीर पंजाल और धौलाधार, ये मध्य हिमालय की दो पहाड़ियां हैं। इसके बाद देखिए ये आ जाता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये शिवालिक हिमालय है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये शिवालिक हिमालय है, शिवालिक। तो यहाँ पर हमने देख लिया है ट्रांस हिमालय, उसके बाद ये बृहद हिमालय, उसके बाद ये मध्य हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय। तो अब हम बृहद हिमालय पर जो चोटियां और जो दर्रे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस मैप में जो बृहद हिमालय पर चोटियां हैं उनको मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इनके नाम हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं भारत के उत्तर पश्चिम से। यहाँ से ये जो पर्वत चोटी है यहाँ पर सबसे लास्ट में ये है नंगा पर्वत। में यहाँ लिख देता हूँ नंगा पर्वत। ये है नंगा पर्वत। ठीक है, सबसे ऊपर ये सबसे लास्ट में इधर पश्चिम में नंगा पर्वत। उसके बाद हम आ जाते हैं उत्तराखंड में। ये मैं ग्रेट हिमालय की चोटी की बात कर रहा हूँ, जो बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे पहले है केदारनाथ। ये जो है ये केदारनाथ है, तो ये लिख देता हूं मैं केदारनाथ। ठीक है, उसके बाद ये है बद्रीनाथ। उसके बाद ये है लास्ट में नंदा देवी। तो उत्तराखंड में ये तीन प्रमुख चोटियां हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। ठीक है, देखिए जो हिमालय पर, जो बृहद हिमालय पर जो प्रमुख चोटियां हैं उनका नाम याद रखना बहुत आसान है। ये चार नाम तो आपको याद हो गए, नंगा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। अब देखिए सबसे लास्ट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये जो सबसे लास्ट में बृहद हिमालय की पर्वत चोटी है ये है चीन में, और इसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा, BARWA, नामचा बरवा। ये सबसे लास्ट में है और सबसे पहले थी नंगा पर्वत और सबसे लास्ट में नामचा बरवा। ठीक है, अब देखिए ये बीच की बची हैं। यहाँ पर ये है सिक्किम। तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर यहाँ पर ये जो पर्वत चोटी है इसका नाम है कंचनजंगा। आपको पता भी होगा कंचनजंगा, ये है कंचनजंगा। देखिए पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम पर थी। तो काराकोरम रेंज पर यहाँ पर थी K2, लेकिन वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। अगर हम भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है कंचनजंगा। ठीक है, पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 और पूरे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। और पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी भी हम बात करेंगे। तो देखिए कंचनजंगा के बाद यहाँ पर ये जो नेपाल में एक चोटी आती है ये है मकालू। मकालू, ठीक है, उसके बाद ये जो आती है ये आती है माउंट एवरेस्ट। पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी जो वर्तमान में ऊंचाई है वो है 8,848.86। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 8,848.86 मीटर। ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है। तो इसके अलावा देखिए, तो जितनी चोटियों का नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है उनका नाम आपको आसानी से याद हो गया होगा। अब देखिए ये जो चार चोटियां बची हैं उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है, ये जो पर्वत चोटी है इसका नाम है धौलागिरी। मैं यहाँ लिख देता हूँ धौलागिरी, ये है धौलागिरी। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो पर्वत चोटी है इसका नाम है मनासुलू। यहाँ लिख देता हूँ नाम में मनासुलू। अब ये दो और बची हैं। देखिए दो में यहाँ पर ये जो है ये है गौरी शंकर। गौरी शंकर,
जो नाम पहले आसान है याद करना, पहले वो आपको याद रखने हैं, उसके बाद ये नाम याद रखने हैं। तो ये हो गया गौरीशंकर, और उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये है चोयू। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा चोयू, CHOOYU, चोयू। तो ये बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं। सबसे पहले हमने देखा नंगा पर्वत, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर नंदा देवी। ये तीनों उत्तराखंड में हैं, यूके में हैं। उसके बाद देखिए नेपाल में आ जाते हैं हम। ये है देखिए धौलागिरी, मनासलू, गौरीशंकर और चोयू। ये 4 नाम याद करना आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा सभी नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे और याद होंगे भी पहले से। बस थोड़ा क्रम में दिक्कत आती है। तो देखिए यहाँ पर ये आ जाती है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद ये मकालू, फिर कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत और नेपाल के बीच में है, सीमा पर है कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। और सबसे लास्ट में यहाँ पर है ये नामचा वरवा। ठीक है, हिंदी में मैं लिख देता हूँ नामचा वरवा, नामचा वरवा। तो ये है यहाँ पर चीन में। तो ये हमने बृहद हिमालय की ऊंची चोटियों को देख लिया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं बृहद हिमालय पर जो प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, इन दर्रों का सिर्फ नाम हम जल्दी जल्दी में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो दर्रा है ये है बुर्जिला, बुर्जिला। उसके बाद ये जो दर्रा है ये है जोजिला, बुर्जिला, जोजिला। उसके बाद यहाँ पर ये जो दर्रा आता है इसका नाम है बाड़ाला चाला दर्रा। तो यहाँ लिख देता हूँ बाड़ाला चाला दर्रा। ये नाम आपने सभी ने सुने होंगे, बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपका जल्दी जल्दी में, क्योंकि ये बृहद हिमालय पर है और बृहद हिमालय को हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए ये हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में ये जो दर्रा है इसका नाम है सिपकिला, सिपकिला। और भारत में इसी दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, यहाँ से इसी दर्रे से। इसके बाद देखिए ये जो दर्रा आ जाता है सिपकिला दर्रे के बाद, ये जो दर्रा आता है ये आता है थांगला। तो मैं लिख देता हूँ थांगला। उसके बाद ये जो दर्रा आता है ये आता है मानाला। उत्तराखंड में ये 4 प्रमुख दर्रे हैं जिनका नाम आपको क्रम से याद रखना है। सबसे पहले थांगला, फिर मानाला, फिर यहाँ पर ये जो दर्रा आता है ये आता है नीतीला, और सबसे लास्ट में ये आता है लिपुलेखला, लिपुलेखला या लिपुलेख दर्रा। तो ये जो पासिस हैं उत्तराखंड में ये आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। सबसे पहले थांगला, फिर मानाला, फिर नीतीला, फिर लिपुलेखला। तो ये 4 प्रमुख दर्रे हैं उत्तराखंड के। इसके बाद देखिए हम आ जाते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम में ये 2 दर्रे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 दर्रे हैं। सबसे पहले है इसमें ऊपर वाला है नाथुला, और उसके नीचे वाला यहाँ पर ये है जलेपला। नाथुला और जलेपला ये 2 दर्रे हैं यहाँ पर सिक्किम में बृहद हिमालय पर, जो कि आपको याद रखने हैं। तो ये हैं यहाँ के प्रमुख दर्रे, और चोटियाँ भी मैंने आपको बता दी हैं। अब हम आ जाते हैं आगे। हमने भारत के उत्तरी हिस्से को कंप्लीट कर लिया है, उत्तरी भारत के पर्वतों को देख लिया है। एग्जाम में उससे बाहर उम्मीद करता हूँ नहीं पूछा जाएगा। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। यहाँ पर देखिए ये है राजस्थान। राजस्थान में यहाँ पर ये जो पर्वत श्रृंखला है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो पर्वत श्रृंखला है ये है अरावली, ये अरावली है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है गुरु शिखर, गुरु शिखर लिख देता हूं मैं, गुरु शिखर। ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं माउंट आबू, आबू जो पहाड़ियां हैं उन्हीं पहाड़ियों पर ये गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीचे। देखिए यहाँ पर एक नदी है, मध्य प्रदेश में आ जाते हैं अब हम। मध्य प्रदेश में ये जो नदी है इसका नाम है नर्मदा नदी। तो इस नर्मदा नदी के ऊपर है विंध्या पर्वत, अभी मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पर्वत है ये है विंध्या पर्वत, मैं लिख देता हूं विंध्या। देखिए याद करना कितना आसान है इनको। नर्मदा नदी के ऊपर है विंध्या, और इसके नीचे, नर्मदा नदी के नीचे यहाँ पर जहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा। ऊपर है विंध्या नर्मदा नदी के और नीचे है सतपुड़ा। और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रृंखला की यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं
उनका नाम है महादेव की पहाड़ियां। मैं लिख देता हूं महादेव। तो सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी इन्हीं महादेव की पहाड़ियों पर है, जिसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के नीचे है सतपुड़ा और ऊपर है विंध्या। इस सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ महादेव की पहाड़ियों पर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है मैकाले। मैकाले। तो इन पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अमरकंटक। यहां लिख देता हूं मैं अमरकंटक। इस प्रकार से देखिए मैप के द्वारा आपको ये आसानी से लंबे समय तक याद रहेंगे। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में यहाँ पर ये जो मैंने पर्वत श्रृंखला बताई है ये है मैकाले, और मैकाले की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं और आगे। देखिए ये है झारखंड, ये झारखंड। तो झारखंड में यहाँ पर है ये छोटा नागपुर का पठार। आपने नाम सुना होगा छोटा नागपुर का पठार। तो ये इसके नीचे के भाग में है यहाँ पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल और नीचे उड़ीसा, इसको भी टच करता है ये छोटा नागपुर का पठार। तो ये यहीं पर है। और झारखंड में यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप, ये कोना निकला हुआ है। झारखंड में यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं इनका नाम है राजमहल। लिख देता हूँ मैं राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ हैं ये झारखंड में ऊपर। तो यहाँ की पहाड़ियों को हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है बिल्कुल यहीं पर जहाँ मैंने ये ड्रॉ की है, उसका नाम है हजारीबाग। ये भी मैं साथ में आपको बता देता हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर ऊपर की ओर है हजारीबाग। हजारीबाग, ठीक है, ये हजारीबाग है। ठीक से आपको ध्यान देना, लास्ट में मैं आपको जल्दी जल्दी में रिवीजन करा दूंगा। तो आगे चलते हैं। तो हमने देखिए नर्मदा नदी के ऊपर विंध्या और नीचे सतपुड़ा को कंप्लीट कर लिया है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा। यहाँ पर थी नर्मदा नदी के ऊपर विंध्या और इसके नीचे यहाँ पर थी सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ थी। उसके बाद देख सकते हैं आप ये जो नदी है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नदी है ताप्ती नदी या तापी नदी, ठीक है, ये तापी नदी है। अब इसके बाद देखिए ये जो नदी है ये है गोदावरी नदी। तो इसको मैं जी से शो कर देता हूँ, जी, गोदावरी नदी। तो इस गोदावरी नदी के ऊपर यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है बिल्कुल यहीं पर, उसका नाम है सतमाला। सतमाला, ठीक है, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतमाला। तो सतमाला है यहाँ पर। अब इसके आगे यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं। देखिए महाराष्ट्र की बात चल रही है, तो यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर ये है अजंता। अजंता, आपको ध्यान देना ठीक से कि अजंता कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के ऊपर यहाँ पर। गोदावरी नदी के जस्ट ऊपर यहाँ पर सतमाला है और ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर है अजंता। अब हम आ जाते हैं गोदावरी नदी के नीचे, ठीक है। गोदावरी नदी के नीचे यहाँ पर है हरिश्चंद्र। यहाँ लिख देता हूं मैं हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। तो इस हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई। ये भी आपको याद रखना है, कालसूबाई, ठीक है, कालसूबाई। तो यहाँ पर ये हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई। इसके अलावा देखिए एक पर्वत श्रृंखला और याद रखनी है आपको, जो कि देखिए यहाँ पर है, जिसका नाम है बालाघाट। यहाँ लिख देता हूं मैं बालाघाट, ठीक है। तो ये हमने महाराष्ट्र की प्रमुख पर्वत श्रृंखला को कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट में ही, ये पूरा पश्चिमी घाट है यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है, ये पूरा पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट स्टार्ट हो जाता है। ये मैं आपको बताना भूल गया था। तो ये पूरा पश्चिमी घाट है इधर, और इधर ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट में ही इस हरिश्चंद्र पहाड़ियों के नीचे यहाँ पर महाबलेश्वर चोटी है, वो भी आपको याद रखना, पश्चिमी घाट पर ही है ये, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर। चलिए आगे चलते हैं, आ जाते हैं अब हम कर्नाटक में। यहाँ पर देखिए ये है कर्नाटक। तो कर्नाटक में लगभग यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं उनका नाम है बाबा बुदान। तो कर्नाटक में जो ये प्रमुख पहाड़ियां हैं इनका नाम आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूँ बाबा बुदान की पहाड़ियाँ,
एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बाबा बुदान की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये है कर्नाटक में। और बाबा बुदान की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। और ये बाबा बुदान की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, यह है कर्नाटक में। चलिए अब आ जाते हैं हम नीचे। देखिए यह है कर्नाटक और यह है केरल और यह है तमिलनाडु। इन तीनों के बीच में यहाँ पर ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीलगिरी, नीलगिरी, ठीक है। ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, इसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होना चाहिए। इन तीनों की सीमा के बीच में यहाँ पर है, ये कर्नाटक, ये केरल और ये तमिलनाडु, इन तीनों के बीच में यहाँ पर है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, ठीक है, डोडा बेट्टा। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2636 मीटर। 2636 मीटर है डोडा बेट्टा की जो ऊंचाई है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नीचे है जिसका नाम है अनाईमुड़ी। उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो उससे पहले देखिए, इससे आपको एक चीज और याद हो जाएगी, डोडा बेट्टा से आपको टोडा याद हो जाएगी, टोडा। तो टोडा जो जनजाति है, टोडा नाम की जनजाति, मैं लिख देता हूँ टोडा। टोडा नाम की जनजाति कहाँ पर निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और ये कैसे याद रहेगा आपको कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, और इसी से आपको याद आ जाएगा टोडा। तो टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अब हम आ जाते हैं नीचे। देखिए नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे केरल और तमिलनाडु के बीच में यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उनका नाम है, मैं आगे लिख देता हूँ, अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो इस अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। इनकी जो ऊंचाई है, इस अनाईमुड़ी चोटी की जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर, ठीक है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। तो ये कहाँ पर स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है अनाईमुड़ी, ये याद रखना है आपको। इसकी ऊंचाई है 2695। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये हमने अन्नामलाई को देख लिया है। अब हम आ जाते हैं और नीचे। देखिए भारत के सबसे नीचे यहाँ पर है कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कार्डमम, कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, सबसे नीचे भारत में। यहाँ पर कार्डमम, ये केरल और तमिलनाडु के बीच में ही है कार्डमम। और अन्नामलाई भी यहाँ पर इन दोनों के बीच में है। और ये नीलगिरी इन तीनों, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों के बीच में है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियों को देखा, यहाँ पर इसी के ऊपर यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है पाल घाट। इस दर्रे का नाम है पाल घाट, मैं लिख देता हूँ पाल घाट। कभी कभी इस दर्रे के बारे में पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो ये है पाल घाट दर्रा, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर है कोच्चि और तमिलनाडु में यहाँ पर है कोयम्बटूर। तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला दर्रा है ये पाल घाट। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु और केरल के बीच में यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है पाल घाट। और ये जोड़ता किसको है, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। हम तमिलनाडु की जो और पहाड़ियाँ बची हुई हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ नीलगिरी को देखा, यहाँ पर अन्नामलाई को देखा और यहाँ पर कार्डमम को देखा। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में पूरी तरह से, यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं ये हैं पालनी की पहाड़ियाँ। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पालनी, पालनी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं ये हैं सेवा रॉय की पहाड़ियाँ। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सेवा रॉय, ये है सेवा रॉय की पहाड़ियाँ, उसके नीचे पालनी की पहाड़ियाँ। इसके अलावा देखिए तमिलनाडु में ही यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं मैंने ड्रॉ कर दी हैं, ये हैं जावादी की पहाड़ियाँ, इनका नाम है जावादी। तो ये तमिलनाडु में 3 पहाड़ियाँ हैं, जावादी, सेवा रॉय और पालनी। इन तीनों पहाड़ियों का नाम आपको याद रखना है इसी क्रम में। अब हम आ जाते हैं देखिए उत्तर पूर्व भारत में। अब यहाँ की प्रमुख पहाड़ियों को देख लेते हैं अब हम। तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं यहाँ पर ये है मेघालय, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेघालय है। मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं उनको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर है गारो और यहाँ पर है खासी और यहाँ पर है जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया, इसी क्रम में आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूँ गारो, खासी और जयंतिया।
तो ये है मेघालय की 3 पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया। इसके अलावा देखिए हम आ जाते हैं अब ऊपर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उनका नाम है डाफला। डाफला। इसके बाद यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उनका नाम है मिरी। डाफला, मिरी। और यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उसके अलावा ऊपर वो है एबोर। और उसके अलावा यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो है मिसमी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मिसमी। देखिए 4-5 बार बोलने से आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी। डाफला, मिरी, एबोर, मिसमी। डाफला, मिरी, एबोर, मिसमी। इसी क्रम में आपको याद रखना है, तो ये आसानी से आपको याद रहेगा लंबे समय तक। ठीक है, सबसे नीचे डाफला, फिर मिरी, फिर एबोर, फिर मिसमी। अब हम आ जाते हैं आगे। देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो है पटकाई बम। उसका नाम है पटकाई बम। पटकाई बम। अरुणाचल प्रदेश में ये छोटा सा जो हिस्सा नीचे की निकला हुआ है, यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? पटकाई बम। अब हम आ जाते हैं और नीचे देखिए, इनका नाम याद करना बहुत आसान है। इन्हीं राज्यों के नाम से पहाड़ियों का नाम है। यहाँ पर ये है नागालैंड, तो यहाँ पर है नागा हिल। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है? नागा हिल, यह नागा पहाड़ियाँ। और उसके बाद में नीचे यहाँ पर ये आ जाता है मणिपुर। तो मणिपुर के ईस्ट में है ये ईस्ट मणिपुर हिल। ईस्ट मणिपुर हिल। ठीक है, अब देखिए मणिपुर में एक झील भी है जिसका नाम है लोकटक। ये उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील है, लोकटक झील। और ये पूरे विश्व में तैरती हुई झील के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका नाम है लोकटक। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने क्या बताया, देखिए ये मणिपुर में है, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक, और ये पूरे विश्व में तैरती हुई झील के रूप में प्रसिद्ध है। आप इसकी यूट्यूब में काफ़ी वीडियो देख सकते हैं लोकटक झील की। और इसी तैरती हुई झील में, लोकटक झील में, एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केवुल लामजाओ। ये नाम भी आपको याद रखना है, केवुल लामजाओ। ये राष्ट्रीय उद्यान है और ये भी पूरे विश्व में तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रसिद्ध है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। पूरे विश्व में तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रसिद्ध है केवुल लामजाओ। और ये लोकटक झील में है, और लोकटक झील है मणिपुर में। उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। देखिए यहाँ पर ये है मिजोरम। मिजोरम में यहाँ पर जो हिल हैं वो है मिजो हिल। मिजो हिल। ठीक है, देखिए इनका नाम याद करना कितना आसान है, मिजो हिल। मिजोरम में मिजो हिल, और यहाँ पर मणिपुर में ईस्ट मणिपुर हिल, और नागालैंड में नागा हिल। और यहाँ पर देखिए ये आपको याद रखना है, पटकाई बम अरुणाचल प्रदेश में है। और इन चारों का नाम मैंने आपको क्रम से बता दिया था, डाफला, मिरी, एबोर, मिसमी। ये इसी क्रम में आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए ये है मेघालय। मेघालय में ये 3 पहाड़ियाँ मैंने आपको बताई थी, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये उत्तर पूर्व भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो टेस्ट लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के ऊपर थी यहाँ पर विंध्या। ठीक है, विंध्या रेंज थी। इसके नीचे यहाँ पर थी सतपुड़ा। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? धूपगढ़। इसके अलावा देखिए ये तापी नदी थी, ये भी आपको याद रखना, तापी नदी। और ये थी गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी थी। गोदावरी नदी के ऊपर यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला थी उसका नाम क्या था? सतमाला। और यहाँ पर ये जो थी उसका नाम था अजंता। और इस गोदावरी नदी के नीचे यहाँ पर ये थी हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची चोटी थी कालसुबाई। और इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर थी बालाघाट। ठीक है, और यहाँ पर पश्चिमी घाट की एक ऊंची चोटी थी जिसका नाम था महाबलेश्वर। वो भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं, देखिए ये कर्नाटक में। कर्नाटक में यहाँ पर बाबा बुदान की पहाड़ियाँ थी। बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी थी कुद्रेमुख। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये थी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी थी डोडा बेट्टा। और नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है टोडा जनजाति। उसके अलावा हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए अन्नामलाई की पहाड़ियाँ थी। अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी थी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी पूरे दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई थी 2695 मीटर। उसके अलावा देखिए सबसे नीचे यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के सीमा पर ही यहाँ पर कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं।
अब यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में मैंने एक पहाड़ी यहाँ पर बताई थी जिसका नाम है पालनी, उसके बाद यहाँ पर बताई थी जिसका नाम है सेवारोय, उसके बाद यहाँ पर बताई थी जिसका नाम है जवादी। ठीक है, उसके अलावा देखिए आ जाते हैं हम यहाँ पर दोबारा, यहाँ से ये नर्मदा नदी निकली थी, तो जहाँ से ये निकली थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में यहाँ पर जो ये पहाड़ियाँ हैं उनका नाम है मेकाले। मेकाले की सबसे ऊंची चोटी है हमारे अमरकंटक। और उसके अलावा देखिए छत्तीसगढ़ में यहाँ पर मैंने एक पहाड़ियाँ बताई थी आपको जिसका नाम था हजारीबाग की पहाड़ियाँ। और छत्तीसगढ़ में नीचे यहाँ पर ये जो नदी है ये है इंद्रावती नदी। ठीक है, ये इंद्रावती नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी। और इसी के आसपास ये जो पठार है इसका नाम है दंडकारण्य पठार। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब हम आ जाते हैं झारखंड में। देखिए ये है झारखंड। झारखंड में सबसे ऊपर ये जो कोना निकला हुआ है ये है राजमहल की पहाड़ियाँ। तो आपको ध्यान रखना है राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, झारखंड में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये जो पठार है यहाँ पर ये है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार इधर छत्तीसगढ़, नीचे उड़ीसा और यहाँ पर पश्चिम बंगाल को भी टच करता है। ठीक है, यहाँ तक इसका ये विस्तार है पूरा। तो ये हमने जल्दी जल्दी प्रमुख पहाड़ देख लिए हैं। तो चलिए दोस्तों अब लगा लेते हैं हम एक टेस्ट। तो टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है। तो ये नंदा देवी जो चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में है। इसके अलावा उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ भी स्थित है, मैंने आपको बताया था। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ऑप्शन ए। ये कहाँ पर स्थित है, केरल और तमिलनाडु के बीच में, उन दोनों की सीमा पर स्थित है। उन दोनों की सीमा पर अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है अनाईमुड़ी। और इसकी ऊंचाई मैंने आपको बताई थी 2695 मीटर। इसके अलावा देखिए ऑप्शन बी में डोडा बेटा दिया है। ये जो डोडा बेटा है ये नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी। और इसकी ऊंचाई भी मैं बता देता हूँ 2636 मीटर। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे वैसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है हिमालय पर्वत श्रेणी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए जिसका हिस्सा नहीं है हिमालय पर्वत श्रेणी वही हमको बताना है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। सिक्किम का भी हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो देखिए इनमें से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है वो है शिवालिक। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, शिवालिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो इन दोनों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है, वो है सतपुड़ा श्रेणी। मैंने अभी आपको बताया था, देखिए नर्मदा नदी के ऊपर यहाँ पर थी विंध्या, उसके नीचे यहाँ पर थी सतपुड़ा, और इसके नीचे यहाँ पर ये जो नदी प्रवाहित हो रही थी ये थी ताप्ती। ये नदी है नर्मदा, ये है ताप्ती, इन दोनों के बीच में ये है सतपुड़ा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में अरावली पर्वत पर स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो यहाँ पर देखिए हिमालय की श्रेणियों की बात चल रही है, तो इसमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी, यहाँ प्राचीनतम श्रेणी की बात चल रही है, ना कि नवीनतम। तो ये प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी। इन 4 ऑप्शन में बताना है हमें, बृहद हिमालय श्रेणी इनमें से प्राचीनतम श्रेणी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नंदा देवी चोटी है। तो ये नंदा देवी चोटी कहाँ पर बताई थी मैंने आपको, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही स्थित है गढ़वाल हिमालय। ठीक है, गढ़वाल हिमालय का भाग उत्तराखंड में ही है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ठीक है, हिमालय का जो नीचे का हिस्सा है जहाँ हिमालय खत्म होता है तो वो कौन सा प्रदेश कहलाता है, वो कहलाता है शिवालिक। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा हैं। शिवालिक की पहाड़ियां, अरावली का 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अरावली का गलत है, ये पश्चिमी घाट का ये भी गलत है। हिमालय का हिस्सा है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय किस किस के मध्य स्थित है, 4 ऑप्शन एक बार हम पढ़ लेते हैं। ट्रांस हिमालय, देखिए सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय, फिर आता है ग्रेट हिमालय, उसके बाद आता है लघु हिमालय, उसके नीचे आता है
सबसे नीचे शिवालिक हिमालय। ये क्रम आपको याद रखना है। तो इसमें बात चल रही है लघु हिमालय, तो ये लघु हिमालय किस किस के बीच आ रहा है, बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय, बात वही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है लघु हिमालय। इसको इसलिए मध्य भी कहते हैं, मध्य हिमालय भी कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम देखना है हमें हिमालय की चोटियों का। सभी हिमालय की चोटियों का नाम मैंने आपको बताया था और क्रम से बताया था, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना पूर्व से पश्चिम की ओर। तो चलिए एक करके पढ़ते हैं। धौलागिरी, कंचनजंगा, देखिए धौलागिरी कहाँ नेपाल में है और कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है। तो ये तो गलत हो गया, ये उल्टा उल्टा हो गया, पहले दो ऑप्शन ही उल्टे हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन बी, नामचा बरवा। नामचा बरवा सबसे पूर्व में है, उसके बाद कंचनजंगा, ये बिल्कुल ठीक है, सबसे पूर्व में नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, यहाँ तक सही है। फिर नंदा देवी उत्तराखंड में, ये भी सही है। फिर माउंट एवरेस्ट लगा दिया यहाँ पर, देखिए ये गलत हो गया, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ये भी गलत हो गया ऑप्शन बी भी। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर मकालू पूर्व से पश्चिम की ओर दिया है यहाँ पर क्रम, मकालू, धौलागिरी, ये सही है यहाँ तक, कुमायूं ये भी सही है, नामचा बरवा देखिए सबसे पूर्व की चोटी दे दी फिर दोबारा से, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बचा डी, नामचा बरवा सबसे पूर्व में, फिर कंचनजंगा सही है, माउंट एवरेस्ट सही है, फिर नंदा देवी सही है। ये नंदा देवी उत्तराखंड में है और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाना था हमें हिमालय की चोटियों का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। तो इसमें भी देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का क्रम लगाना है हमें। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया है एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, यही उल्टा दे दिया है, पहले कंचनजंगा आता है पूर्व में, फिर एवरेस्ट आता है। तो ये तो गलत हो गया, सही क्रम बताना है हमको। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया है पहले कंचनजंगा फिर एवरेस्ट, बिल्कुल सही है। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है, उसके बाद पूरी तरह से नेपाल में एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, फिर धौलागिरी इसके बाद आता है नेपाल में। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर ये सही क्रम है ऑप्शन बी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था पीर पंजाल श्रेणी ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो यहाँ कश्मीर घाटी की बात चल रही है, तो ये है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल। पीर पंजाल किसका हिस्सा है, लघु हिमालय का। तो हम कह सकते हैं लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में स्थित है कश्मीर की घाटी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये है इसका आंसर अरावली। भारत में अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया था गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, इसकी ऊंचाई मैं आपको बता चुका हूँ 2695 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर हमें सही क्रम लगाना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नल्लामलाई की पहाड़ियाँ, जावादी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और यहाँ पर देखिए अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। आपको पता है सबसे नीचे कार्डमम है, उसके बाद अन्नामलाई है, उसके बाद नीलगिरी है, उसके बाद है ऊपर जवादी, फिर है नल्लामलाई, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। तो वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए हम देख सकते हैं इस वाले मैप में, देखिए ये है पश्चिमी घाट, ठीक है, और यहाँ पर ये है पूर्वी घाट, इधर से स्टार्ट होता है। तो पूर्वी घाट ये यहाँ पर आकर मिलता है और यहाँ पर कर्नाटक, केरल और ये तमिलनाडु के बीच में यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर नीलगिरी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 21 में दिया है निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है वही नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी, ठीक है। अभी हमने वही देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु,
वहाँ पर ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फिर देखिए नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में पूछ लिया है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है, तो ये 3 राज्यों में स्थित है। तीनों में से कोई एक देख लेते हैं हम। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ही दिया होगा। उड़ीसा में स्थित नहीं है, उत्तराखंड में स्थित नहीं है, महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु, केरल और ऊपर है कर्नाटक। इन तीनों में स्थित है नीलगिरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो देखिए अरावली केवल एक राज्य में नहीं है। अरावली थोड़ी गुजरात में भी है, दिल्ली में भी है। उसके अलावा देखिए ऑप्शन बी में दिया है, तो ये गलत है। मैंने राइट लगा दिया, लेकिन ये गलत है। जो एक ही राज्य में स्थित है वही हमको बताना है, ये एक राज्य में नहीं है। आगे है सतपुड़ा। सतपुड़ा भी एक राज्य में नहीं है, इसका भी थोड़ा सा हिस्सा गुजरात में है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया है। अजंता, अजंता पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। मैंने आपको बताया था, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, अजंता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में दिया है कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं। तो मैंने आपको बताया था, देखिए सबसे नीचे केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो केरल और तमिलनाडु कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। तो यही इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा रेंज में। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। सतपुड़ा रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं, महादेव की पहाड़ियाँ, उन्हीं पर स्थित है धूपगढ़ की चोटी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये है पालनी की पहाड़ियों में। ठीक है, और ये पालनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये हैं तमिलनाडु में। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये है नेपाल में। पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और ये नेपाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ठीक है, पहले 8,848 थी, लेकिन अब अपडेट होकर इसकी ऊंचाई हो गई है 8,848.86 मीटर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, और लेकिन भारत की हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना है, कंचनजंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए, नेपाल में है ये। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए एवरेस्ट भारत में नहीं है और कंचनजंगा भारत में है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी नहीं है। ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, और ये नंदा देवी, ये है उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, तो ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्न में सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चोटियों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है, चार ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक एक करके। गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और सही क्रम बताना है तो गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया कंचनजंगा, ये भारत की हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट, ये आ गई सबसे ऊंची चोटी पूरे विश्व में। तो ये कोई क्रम नहीं हुआ, माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये दे दिए लास्ट में, तो ये गलत हो गया ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में दिया है नंदा देवी पहले नंबर पर, फिर गॉडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा, ये भी कोई क्रम नहीं है। गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और ये कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है भारत में, और ये गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में देखते हैं, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची, फिर गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची, और फिर कंचनजंगा उसके बाद। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ये सही क्रम में दी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये है सिक्किम में। नाथुला और जलेपला सिक्किम में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो देखिए ये नाथुला अभी हमने देखा सिक्किम में है, तो ये तो यहाँ हुआ नहीं। लिपुलेखला, ये जो दर्रा है ऑप्शन ए में, ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में 4 प्रमुख दर्रे हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, मैंने आपको बता चुका हूँ कई बार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से जम्मू कश्मीर का दर्रा नहीं है, तो जो जम्मू कश्मीर का दर्रा नहीं है वो हमको बताना है। सबसे पहले दिया बुर्जिला, तो ये जम्मू कश्मीर में ही है। जम्मू कश्मीर या लद्दाख में, अब देखिए दोनों अलग अलग हो चुके हैं।
तो ये क्वेश्चन पहले के हिसाब से है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर का मतलब है पूरा लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को मिलाकर। आगे देखते हैं जोजिला, ये भी जम्मू कश्मीर में हो गया। पीर पंजाल, ये भी जम्मू कश्मीर में है। और रोहतांग दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें वो बताना है जो जम्मू कश्मीर में नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और इसी सिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, थाल घाट दर्रा किसे जोड़ता है? तो ये थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं पूर्वी घाट बता देता हूँ। पूर्वी घाट में यहाँ पर मान लीजिए ये मुंबई है महाराष्ट्र में, ऊपर है नासिक और नीचे यहाँ पर है पुणे। तो मुंबई को यहाँ पर नासिक से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है थाल घाट। ठीक है, ये थाल घाट है। और मुंबई को पुणे से जो जोड़ने वाला दर्रा है, यहाँ पर ये पुणे है, पुणे से जो जोड़ने वाला दर्रा है वो है भोर घाट। यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है अक्सर। तो ऊपर है थाल घाट, नीचे है भोर घाट। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, सबसे ऊपर था काराकोरम दर्रा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। और दोस्तों साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इंग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदने से पहले यदि आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स को खरीदते समय। मैं एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कोर्स को खरीदते समय अनअकैडमी पर आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड SHAM। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।